नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी छोटा चुनाव बड़ा दाव। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज गया है। 10 जुलाई को अमरवाड़ा सीट पर मतदान होगा तो बुधनी सीट पर जल्द उपचुनाव होंगे। अब यह चुनाव तो छोटे हैं लेकिन यहाँ दाव पर दिग्गजों की साख है। अमरवाड़ा सीट जीतने के लिए कमलनाथ जोर लगाते दिखेंगे तो बुधनी सीट पर बीजेपी शिवराज के बाद किस मजबूत प्रत्याशी को उतारेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बार पलटवार शुरू हो गया है, इसलिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जीतू पटवारी अपनी दूसरी परीक्षा में पास होंगे और कौन किस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने में कामयाब होगा। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव की जंग, जनता देगी किसका संग। भले ही लोकसभा चुनाव निपट गए हो, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। इसकी वजह है प्रदेश में होने वाले उपचुनाव। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए नामांकन शुरू हो गया है तो बुधनी सीट पर भी जल्द चुनाव की घोषणा हो सकती है। यानी इन दोनों सीट पर सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी एक वजह ये भी है कि कांग्रेस इन दोनों सीटों को जीतकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने की कोशिश करेगी। तो जीतू पटवारी अपनी इस दूसरी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए मेहनत करते दिखेंगे। हालांकि कांग्रेस ने उपचुनाव को जीतने के लिए क्या प्लान तैयार किया है वो जान लीजिए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ अमरवाड़ा के चुनाव में विजयश्री हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो आज इतना शून्य आ गया है कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी से खरीद फरोख्त करके उम्मीदवारों को ले जाते हैं, फिर अपनी पार्टी से लड़ाते हैं और अपनी पार्टी का बताते हैं। इस देश की जनता ने बता दिया है कि ये खरीद फरोख्त की राजनीति अब नहीं चलेगी। जो इस तरह का काम करेगा उसको भारी शिकस्त मिलेगी। एक तरफ जीतू पटवारी के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है तो दूसरी तरफ अमरवाड़ा पर जिताऊ उम्मीदवार भी तलाशना है। तो कुछ ऐसी ही चुनौती बीजेपी के सामने भी होगी जब उसे बुधनी से उम्मीदवार का ऐलान करना होगा, क्योंकि इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतते आए हैं। लिहाजा बीजेपी को शिवराज के बाद इस सीट पर एक मजबूत वारिस देना होगा। खैर, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी कैसे निपटेगी, इस पर बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए। जीतू पटवारी अपनी पहली ही परीक्षा में पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनते से ही कांग्रेस पूर्ण रूप से उसका सफाया हो चुका है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह देखा कि जो एक सीट कांग्रेस के पास थी वो भी कांग्रेस के हाथ से चली गई है। और अब इस उपचुनाव की बात कर ले, कांग्रेस का मध्य प्रदेश से अस्तित्व खत्म हो चुका है, वजूद खत्म हो चुका है, कांग्रेस के दफ्तरों में ताला डल चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन सीटों पर जीत हार से ना तो सरकार बनेगी ना ही गिरेगी, लेकिन यहाँ पर हुई जीत हार एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने में जरूर अहम रोल अदा करेगी। या यूं कहें कि कांग्रेस की जीत उसका जोश फिर से हाई कर देगी तो बीजेपी की जीत सोने पर सुहागा की तरह काम करेगा। कुल मिलाकर उपचुनाव की इस जंग में कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत लगाती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। शुरुआत भी आपसे ही करते हैं जी। दूसरा मौका मिल रहा है जीतू पटवारी को, और वो भी बदली हुई परिस्थितियों में। क्या आपको लगता है पास हो जाएंगे और पास होने के हर जतन उन्हें करना चाहिए? देखिए, जो अमरवाड़ा की सीट है वो लगातार कांग्रेस ने जीती है, इसमें तो कोई शक संशय नहीं है। और इससे पहले जो भी जीते थे वो भी कांग्रेस से ही आए थे, भाजपा से भी जीते थे तब भी। तो ये कहा जा सकता है कि
वो कांग्रेस टेम्परामेंट की सीट है, लेकिन जिस तरीके से व्यक्ति का पार्टी छोड़ करके चुनाव के वक्त आना, लोकसभा चुनाव के वक्त, और भाजपा की उपचुनाव लड़ने की जो महारत है, नारायण प्रसाद गुप्ता जी के जमाने में एक विशिष्ट रणनीति बनी थी। प्रभु जी को याद होगा उस समय की बात, जब एक ये माना जाता था कि उपचुनाव स्पेशलिस्ट है भाजपा। और उसका उदाहरण आपको दूसरे रूप में यदि देखना होगा तो जब उमा भारती जी ने अपने ही निजी यानी घरेलू चुनाव क्षेत्र के मैदान में उतरी थी, तब भी वह कपूरचंद गुहारा को भाजपा जिता के लाई थी। तो उपचुनाव जीतने में भाजपा का जो महारत है उसका कोई मुकाबला किसी के पास नहीं है, उनकी जो रणनीति है उसका कोई तोड़ किसी के पास नहीं है। ये बात सही है कि कमलनाथ जी वह फिर मेहनत करेंगे, जीतू पटवारी जी परीक्षा का फल ले जाएंगे, ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। और इस चुनाव में एक लाइन जरूर खींचेगी कि क्या केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद शिवराज जी के मध्य प्रदेश में क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, संगठन का प्रभाव जो है वो उस दौर में क्या रहने वाला है जब बीडी शर्मा जी को मिनिस्टर नहीं बनाया गया और उनके पास प्रदेश की कमान है, संगठन में उनका रुतबा दबदबा जो है राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर पर बढ़ने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये उपचुनाव बहुत मायने रखेगा। जहां तक बुधनी का प्रश्न है, आपने ये मुद्दा उठाया है, आप कहे तो मैं 2 लाइन उस पर भी बोल दूं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये कि बुधनी जो है, जब शिवराज जी 2006 के उपचुनाव में आए उस समय जो है उन्होंने राजेंद्र सिंह से ये सीट ली थी। उनके भैया विजय सिंह जो हैं वो विजयपाल सिंह जो हैं वो होशंगाबाद के जो है जिले से सोहागपुर से विधायक हैं, और अभी वो भी राजेंद्र सिंह जी जीत गए। एक बार गुरु प्रसाद शर्मा ने भी वहां से चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, लेकिन शिवराज जी का। और यदि मान लो इसके अलावा कहीं उलट पुलट का मामला देखा जाए तो कुछ संभावनाएं और भी देखी जा सकती है कि कोई पुराने मित्र वापस आ जाएं जो पहले कभी मदद कर चुके हैं, तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन शिवराज जी के बेटे की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहीं से तो बेटावाद चलेगा, आगे चलने वाली स्थिति तो यहीं से बनेगी। तो इसके बाद ही तो राजनीति में बेटाओं का क्या उद्गम होने वाला है। तो ये राजनीति बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि अमरवाड़ा में एक बड़ी जीत की तरफ भाजपा बढ़ेगी, क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र आने वाले जितने भी हैं उनकी जनता ने ये बता दिया कि अब कमलनाथ युग लगभग चला गया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में आपसी जो है खंदक की लड़ाई लड़ रही है, वो जीतने की मानसिकता से कम एक दूसरे को निपटाने की मानसिकता से ज्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले यही सवाल उठाया जाता है कि जीतू पटवारी जीतेंगे कि हारेंगे परीक्षा में। फिर एक खबर आ जाती है कि साहब वो बदले ही जा रहे हैं। आज वो नरेंद्र सलूजा जी का एक ट्वीट देखा मैंने, उसमें लिखा कि वो तो बदले जा रहे हैं, अरुण यादव जी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो अब आप इसी प्रकार की लड़ाई लड़ करके मैदान में जाएंगे जीतने के लिए, तो किस मन से जाएंगे? तो हारे हुए मन से तो पहले ही जाएंगे। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उपचुनाव के अंदर जीत की संभावनाएं भाजपा की ज्यादा रहती हैं, जब जो हमने अभी तक इतिहास देखा है। जी, इतिहास तो देखा है, जीत की संभावनाएं बीजेपी की ज़्यादा रहती हैं, रणनीति उनकी बेहतर है प्रभु जी। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि 22 जो कांग्रेस के विधायक टूट कर आए थे, तब भी उपचुनाव हुए थे, उनमें बड़ी संख्या में हार भी गए थे। तो इन परिस्थितियों में, और खासकर बुधनी की जो बात कर रहे हैं, सबकी नज़र इस बात पर ही है कि शिवराज जी के बेटे को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी वहाँ घोषणा नहीं हुई, लेकिन अमरवाड़ा में कांग्रेस डोरे डाल रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक उम्मीदवार पर, या जो वहाँ लड़ने की संभावना देख रहे हैं वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपने ही चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। तो इस बार कांग्रेस में कोई गठजोड़ करेगी, और जिस तरह से नकुलनाथ कह रहे हैं कि वो छोड़ेंगे नहीं, अमरवाड़ा से जनता जवाब देगी। तो कमलनाथ पूरी ताकत से मैदान में होंगे, कांग्रेस संगठन उनका साथ देगा, क्या ऐसी आपको संभावना दिख रही? क्योंकि देश में अब कार्यकर्ताओं में जो जोश है, निश्चित तौर पर उसका असर यहाँ पड़ेगा। देखिए ब्रजेश जी, यदि हम अमरवाड़ा की बात करते हैं तो सुरेश शर्मा जी ने भी बताया, लंबा अनुभव है सुरेश जी का राजनीतिक मामलों को जानने का। अमरवाड़ा सीट का मूल नेचर जो है कांग्रेस का नेचर रहा है। 13 चुनाव हुए हैं, जिसमें पहला चुनाव भारतीय जनसंघ जीती थी, उसके बाद बीजेपी को जीतने के लिए 2003 में जब भारती की लहर चढ़ी, जिसमें सुरेश शर्मा जी भी छिंदवाड़ा अमरवाड़ा सब गए थे उस दौर में, उन्हें करीब से देखा है, तो वो एक उस समय जीती, और फिर उसके बाद 2008 में जीती।
तब जीती जब वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक को लेकर आ गए बीजेपी में, तब जाकर चुनाव जीती। और उसके बाद उनके बेटे को भी आपने टिकट दे दिया तो भी चुनाव नहीं जीत पाए। आपने गोंडवाना की कैंडिडेट को लाकर चुनाव लड़ा तो भी आप चुनाव नहीं जीत पाए। वो सीट का नेचर कांग्रेस का है। बीजेपी को वो तब मदद करती है जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहाँ पर तीसरा मोर्चे के तौर पर मैदान में हो। लेकिन इस बार अभी जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, वहाँ अमरवाड़ा से बीजेपी को प्लस हुआ है। हाँ, निश्चित तौर पर प्लस हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को, यदि बीजेपी के टारगेट पे यदि 2 विधानसभा क्षेत्र जो थे छिंदवाड़ा के, तो वो अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा। आप देखिए सबसे ज़्यादा लोग जो छिंदवाड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से तोड़े गए, जो बीजेपी में आए, वो इन्हीं 2 क्षेत्रों से आए थे। विधायक भी वो उनके 7 विधायकों में से कमलनाथ के, उनने केवल अमरवाड़ा के विधायक को बीजेपी ने लिया। वो चाहते तो जिस तरीके से ये इनके प्रकार या जिन कारणों से ये आए, 1-2 विधायक और आ सकते थे, लेकिन उनको जरूरत केवल अमरवाड़ा में थी, क्योंकि 2019 के चुनाव में नकुलनाथ की जो जीत हुई थी वो केवल इन 2 विधानसभा क्षेत्रों से हुई थी। तो बीजेपी के फोकस में जो हम अभी सुरेश जी कह रहे थे कि बीजेपी को चुनाव लड़ने का, उपचुनाव लड़ने का तरीका था, तो बीजेपी इस तरीके की मैपिंग करके उनने अपना टारगेट फिक्स किया था। वो शायद उनका प्रयोग यहाँ पर सफल रहा। लेकिन यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उम्मीदवार जो देवरावेन जो हैं, जिनने अभी 55,000 करीब वोट लोकसभा चुनाव में लिए हैं, वो यदि उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो फिर बीजेपी के जो प्रयोग हैं वो पूरी तरह सफल होंगे। वहाँ पर ये दिखाई देता है कि बीजेपी उस उपचुनाव को जीत सकती है आसानी से। लेकिन यदि वो कांग्रेस में चले जाते हैं या कांग्रेस के समर्थन में चले जाते हैं तो फिर इस स्थिति में मुकाबला अमरवाड़ा का रोचक हो जाएगा। मुकाबला टाइट होने की संभावना वहाँ पर है, क्योंकि कमलेश शाह के बारे में ये भले कहा जा रहा है कि वहाँ के हर्रई के राजा हैं, आदिवासी राजा हैं और वो बड़ा प्रभाव है उनका आदिवासियों में, लेकिन कमलेश शाह इतने ही दमदार थे तो कांग्रेस के टिकट के बिना कभी चुनाव लड़कर देख लेते, क्योंकि उनके पास जो उन पे जो बैकिंग थी वो कांग्रेस की बैकिंग साथ में चल रही थी, इसलिए हम उनको अभी तक ना कर रहे थे। अब ये जो परीक्षा है उपचुनाव, ये परीक्षा कमलेश शाह की भी है कि वाकई में उनका कोई वोट बैंक है कि नहीं वहाँ पर, या अभी तक वो कांग्रेस की नाव पर ही सवार होकर चुनाव जीतते चले आए, क्योंकि वो तो इसके पहले हार भी चुके हैं एक बार, वो 2008 का चुनाव भी हारे थे वो। तो ये अमरवाड़ा की बात है। यहाँ निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुत सोच विचार कर रही है, उसके पास उम्मीदवार का टोटा है जो कमलेश शाह के मुकाबले और बीजेपी की रणनीति के मुकाबले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की उनके पास कमी है। अब वो रणनीतिक जमावट वहाँ पर वो अपनी कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बुधनी की बात की और जो सुरेश शर्मा जी भी ये कह रहे थे कि बेटावाद चलने की जो बात है सुरेश भाई साहब, तो ये परंपरा बीजेपी में परिवारवाद की नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट से तो भले सोशल मीडिया पे टूटी हो, लेकिन ये परंपरा लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से ही तोड़ी जा चुकी है। अनीता, आपने जो है मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी को, अनीता नागर सिंह चौहान को आपने लोकसभा का टिकट दे दिया, जबकि इसी परिवारवाद की जद में आपने रमन सिंह के बेटे का 2 बार के सांसद का टिकट काट दिया था एक मौके पे। आपने ऐसे बहुत सारे नेताओं के जो प्रतिभावान पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, परिवारजन हैं, जिनका बहुत सालों से राजनीति में योगदान रहा, मेहनत की, जिनने ज़मीन बनाई, जो चुनाव लड़वाते थे, आपने उनको जो है सिरे से काट दिया था और उसी परिवारवाद को आपने प्रश्रय दिया एक मध्य प्रदेश के ही लोकसभा क्षेत्र में। तो अब बीजेपी किसी भी मुंह से ये नहीं कह सकती है कि परिवारवाद के कारण कार्तिकेय सिंह चौहान टिकट के लिए दावेदार नहीं है। निश्चित तौर पर वो प्रबल दावेदार हैं, लगातार कई सालों से वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की 5 चुनाव का चुनाव मैनेजमेंट यदि देखें तो उसमें से ज़्यादा का चुनाव मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित तो वो स्थितियाँ यहाँ पर हैं। अब यदि हम ये बुधनी को देखते हैं तो बुधनी में 1991 में शिवराज सिंह चौहान विधायक बने थे, फिर उसके बाद वो लोकसभा लड़ने चले गए। उसके बाद वहाँ के एक जो किरार समाज के बड़े नेता हुआ करते थे चौहान सिंह चौहान, उनका खासा प्रभाव था और वो दिवंगत हो गए। तो उसके बाद फिर शिवराज जी की लॉटरी वहाँ पर खुली थी, नहीं तो पहले वो चौहान सिंह चौहान ही वहाँ पर जीतते आते थे। शिवराज सिंह जी के आने के बाद राजकुमार पटेल का नंबर लगा, वो भी उसी किरार समाज से आते थे, कांग्रेस के टिकट पर वो जीते, राज्य मंत्री बने। उनके बाद उनके भाई जो है देव कुमार पटेल, उनसे बड़े वाले, वो एक बार विधायक बने। फिर शिवराज जी लौट कर आ गए तो शिवराज जी लगातार वहाँ पर जीतते, राजेंद्र सिंह जीते एक बार और चुनाव करा के फिर शिवराज जी लगातार वहाँ पर जीतते चले आ रहे हैं। राजकुमार पटेल कई चुनाव लड़ चुके हैं। यदि शिवराज जी नहीं है तो कांग्रेस तरफ से राजकुमार पटेल वहाँ के मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। वह पटेल भी एक नाम में है जो भोपाल की मेयर रही हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं प्रदेश की।
क्योंकि उस परिवार का वहाँ पर खासा दखल है, उसी समाज से आते हैं जिस समाज से शिवराज सिंह चौहान आते हैं। तो एक ये हो सकते हैं यदि, लेकिन बीजेपी यदि कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट देती है तो कांग्रेस को कोई दूसरा उम्मीदवार तलाशना होगा, क्योंकि राजकुमार पटेल को मंडीदीप भी लड़ाकर देख चुके हैं, यहाँ पर भी उनके हाथ में असफलता आई। लेकिन जो बड़ी बात जो है, एक निश्चित तो मतलब आसान नहीं होगी यदि कार्तिकेय सिंह चौहान को नहीं मिलता टिकट, तो वो सीट भी। देखिए, यदि कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट नहीं मिलता है और शिवराज सिंह चौहान यदि चुनाव की कमान नहीं संभालते हैं बुधनी की, तो निश्चित तौर पर वहां पर कांटे का मुकाबला है। बुधनी सीधे सीधे दो हिस्सों में बटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। एक तो वो आदिवासी पट्टी बोलते हैं, जिसको जंगल पट्टी बोला जाता है, वहाँ ट्राइबल वोट बैंक है सड़क के इस तरफ, और सड़क के दूसरी तरफ का दूसरा वोट बैंक है। तो जो ट्राइबल वोट बैंक है उसको कैसे हथियाया जाता है, उसको कैसे अपनी तरफ किया जाता है, उसके जो हथकंडे हैं, चाहे वो कोई भी नेता वहाँ पे चुनाव लड़ रहा हो किसी भी पार्टी का, वो तमाम वो हथकंडे वहाँ पर अपनाता है, क्योंकि वो किसी भी पार्टी का नहीं है वहाँ का ट्राइबल वोट बैंक। वो तो चुनाव के 3 दिन पहले जो कुछ किया जाता है, उनकी सेवा शुश्रूषा, उससे वो उधर जाता है, तो उसको साधने का जतन वहाँ पे होता है। तो लेकिन यदि किरार समाज के यदि इनको नहीं मिलता है, शिवराज जी के परिवार से नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पर ये मुकाबला जो है बुधनी का कांग्रेस बीजेपी के लिए मुकाबले कांग्रेस के लिए रोचक मुकाबला वहाँ पर हो सकता है। तो दोनों ही सीटें इतनी आसान नहीं है। अमरवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गेम चेंजर हो सकती है शर्मा जी, और बुधनी में शिवराज सिंह चौहान या उनका परिवार। अब रजत जी एक बात तो छोटी सी मिलता है तो निश्चित तौर पर वहाँ कांटे का मुकाबला है और कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। एक छोटी सी बात और कहूँगा सुरेश जी, आपने जो अभी कहा था उसी बात पर कि बीजेपी उपचुनाव लड़ने में माहिर है। 28 सीटों के उपचुनाव में 19 सीटें बीजेपी जीती थी, तब भी 9 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल। राहुल लोधी को भी नहीं भूलना चाहिए। दमोह का क्या उपचुनाव हुआ था, वहीं जा रहा था मैं। बीजेपी के तमाम रणनीतिकार दमोह में डेरा डाल के बैठे रहे और दमोह में जो है बीजेपी उपचुनाव नहीं जिता पाई थी। तो कई बार ऐसे भी होते हैं, समीकरण जो कैंडिडेट होता है उसका अपना प्रभाव होता है, लोकल समीकरण होते हैं, कई बार वो भी असर डालते हैं। तो आपके और जिसको आप टिकट नहीं दे रहे हो उसकी नाराजगी भी मायने रखती है, जो दमोह में हुआ था। तो पूरी रणनीति फेल हो जाती है। फिर देखो क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो कही नहीं जाती, लेकिन अब चूंकि मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो दमोह का चुनाव था वो शुभंकर और मुख्यमंत्री के बीच का चुनाव था कि नए अध्यक्ष बने थे बीडी शर्मा साहब, और उन्होंने विद्यार्थी परिषद की रणनीति के तहत पूरा का पूरा चुनाव अपने कब्जे में ले लिया था और मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान थे। इसलिए शक्ति परीक्षण में, इसके पहले 28 सीटों के चुनाव भी हुए थे। शक्ति परीक्षण में जो है बीडी शर्मा जी हार गए थे। इसलिए उस चुनाव के बारे में बहुत ज्यादा बुलवाने का लाभ नहीं है। ये इशारा मैं समझता हूँ पर्याप्त। जहां तक 28 सवालों का 28 उसका मामला था, तो वो उपचुनाव नहीं कह सकते, उसको एक प्रकार से मिनी आम चुनाव कह सकते हैं। 28 सीटों उपचुनाव नहीं होती, क्योंकि उपचुनाव 1 या 2 होता है जिसमें रणनीति बनाने वाला जो व्यक्ति है या जो व्यक्तियों का 2-3 लोगों का समूह है। मैं फिर आपको याद दिलाऊं प्रभु जी की, जब उमाजी चुनाव लड़ रही थी तो जो है हमारे भिंड वाले अरविंद भदौरिया जी ने जिस रणनीति के तहत काम किया था, कहाँ दोस्ती करना है और जरा सा करेक्शन है, वहाँ रेखा यादव उम्मीदवार थी, उमा जी उम्मीदवार नहीं थी उस चुनाव में। नहीं, उमा जी जो है मुख्यमंत्री का त्याग करने के बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा था। कपूरचंद गुहारा जी जो है उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, इसमें कोई शक संशय नहीं। तो रेखा यादव नहीं थी, उमा जी चुनाव हारी। तो फिर भी अब आप कह रहे हैं तो मैं देख लूंगा उसको जी। इसमें कोई नहीं, पर मेरे को ऐसा स्मरण है कि उमा जी को चुनाव हराया था कपूरचंद गुहारा ने। आप जो इतनी देर में उस पर देख लो, मालूम चल जाएगा चुनाव। मेरी जानकारी के हिसाब से जो है उमा जी उपचुनाव नहीं लड़ी थी, वो लड़वा रही थी वो। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, तो ये है। जहां तक बुधनी का सवाल है, निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि बुधनी में टिकट का जो मामला बनता है, क्योंकि देखिए इस समय शिवराज सिंह जी का मामला चेंज हुआ है, काफी बड़ा बदलाव आया है उनकी पॉलिटिक्स में। जो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद में नेपथ्य में ले जाने की जो योजना बीजेपी के चंद नेताओं की थी, और जो नीति निर्धारक जिनको कहा जा सकता था, वो तो आज के जो बयान इंद्रेश जी का आ गया और बाकी सब आ गए, उसके बाद क्या बचा है उसके अंदर? वो बातें तो जनता नहीं बता दिया जी के बयान से तो संघ ने खंडन कर दिया उसका, वो सहमत नहीं खंडन करते ही है। खंडन क्या कोई ये कहता है? दिग्विजय सिंह जी कितनी गालियां निकालते हैं, कांग्रेस कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं, कहती है, वो तो कहना ही पड़ता है, नहीं तो विवाद नहीं बढ़ेंगे क्या? नहीं, एक और चीज गंभीरता से देखने वाली है कि जनता ने नरेंद्र मोदी जी को बताया नहीं, मैं इससे प्रभु जी सहमत नहीं हूं,
फिर कभी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने तो उस विदेशी एजेंसियों के द्वारा जो भारत को बड़ी शक्ति महाशक्ति बनते हुए रोकने की मुहिम में जो शामिल थे, जिसमें अपने देश के भी कुछ नेता जो आज कूदते फिर रहे हैं, ये सारे लोग उसमें शामिल थे। उस जो एक प्रकार का वातावरण विदेशी एजेंसियों ने, क्योंकि आपको मालूम है ट्रंप को जो है हराने के लिए रूस की एजेंसियों ने कितनी बड़ा योगदान दिया था और हम सब लोगों ने खूब खबरें छापी हैं। ठीक वो की वो स्थिति भारत में बनी थी। आप देखिए देश के किसी भी चुनाव क्षेत्र में, ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, किसी भी चुनाव क्षेत्र में 2019 से किसी भी नेता के मतदान में कमी नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी के निर्वाचन यानी मतदान में 2,12,000 वोट 2019 से 2024 के बीच में बढ़े हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जो मतदान हुआ है वो 2019 से 62,000 कम है। कल्पना करिए, क्या देश के प्रधानमंत्री का मतदान 2019 की तुलना में कम वोट पड़े, 62,000 वोट कम पड़े हैं। इसके तात्पर्य को समझा जा सकता है कि बहुत बड़ा एक जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र में से निकल के बाहर आ गए। आने वाले समय में आप और हम इनकी खबरें छापेंगे, जो मैं इशारा कर रहा हूँ। एजेंसियां जो है ये बाहर की एजेंसियां शामिल ही। देखिए अब बताइए, इधर एक तरफ मुस्लिम समुदाय एक जाही होकर के वोट डालता है देश भर में, और शपथ के समय 4 दिन तक लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, वो भी मुस्लिम समाज के लोग, पाकिस्तान के लोग पकड़े जा रहे हैं। तो आप इनको एक तारतम्य के रूप में नहीं देखेंगे? तो शाश्वत सत्य शर्मा जी, ये तो शुरू से होता रहता है, वही लोग पकड़े जाते हैं, आज से नहीं पकड़े जाते नहीं। देखिए जिस दिन चुनाव का परिणाम आया, आप ये देखिए कि मोदी जी के संख्या कम होते ही, सदस्यों की संख्या कम होते ही, जितना शोर, जैसे पाकिस्तान की सेना जो है वो देती है ना, शेल्टर देती है कि आतंकवादी अंदर चले जाए, गोली चला दी, ऐसे ही यहाँ शेल्टर देने वाले नेता खड़े हो गए। अब ऐसे कूद रहे हैं जिसको पास 100 सीट नहीं आई, किसी भी विपक्षी दल को तिहाई तक नहीं पहुंचाया, वो सब ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कि उन्होंने बिल्कुल आपको रोकना जो है आपकी उपलब्धि है, कुछ करना आपकी उपलब्धि नहीं है। एक कल्पना करिए, मैं एक लाइन और आपके सामने कह देता हूं, फिर मूल विषय पे आ जाएंगे, और वो ये कि आप गठबंधन जिन क्षेत्रों में है उन क्षेत्रों को घटा दीजिए। कांग्रेस 50 के भीतर है। आप देख लीजिए, केरल में आपने गठबंधन का फायदा उठाया, पंजाब में आपने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली और हरियाणा के गठबंधन का फायदा उठाया, महाराष्ट्र में आप तीसरे नंबर पर विधायक हैं, आप पहले नंबर पर सांसद हो गए, वहां उठाया, झारखंड में आपने उठाया, उत्तर प्रदेश में आपको 1 सीट की उम्मीद नहीं थी, बुधनी में इसमें जो है अमेठी में पांव कांप रहे थे आपके, और आज आप जो है ये कह रहे हो कि साहब हम तो मोदी को हरा देते यदि हमारी बहन खड़ी हो जाती तो चुनाव, उस समय पांव कांप रहे थे, खड़े होने की पोजीशन नहीं थी। वो आप देख लीजिए, सारे गठबंधन के दम पर जीती हुई सीटें हैं, इंडिविजुअल ताकत के आधार पर नहीं। आप तमिलनाडु की सीटें देख लीजिए, वो गठबंधन के आधार पर जीती हैं। राजस्थान जो है आपकी पुरुषार्थ पर जीता हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए तो हमारा में गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं वो, ताकि वो सीट भी छीन तो करना पड़ेगी, क्योंकि उनको मालूम चल गया कि गठबंधन के सारे ही वो जीत सकते हैं, अदरवाइज तो जीतने का कोई कारण ही नहीं ना। भाई आपके पास क्या है? आपके पास लीडरशिप नहीं है, आपके पास कोई वो विचारधारा नहीं है, आपके पास काम का आउटपुट नहीं है। आपने एक बार भी चुनाव, आप बताइए कि आपने ये घोषणा करी थी कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे, आपके 3 राज्य हैं, तीनों राज्यों में कानून क्यों नहीं बनाया आपने? आपके 3 राज्य में दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा की, कर्नाटक आप भाजपा से नीचे आ गए, आप तेलंगाना भाजपा और कांग्रेस बराबर के रह गए, तो आपने कौन सा पुरुषार्थ दिखा दिया? गठबंधन करे वहां जीते, अदरवाइज तो आप हारे हैं सब जगह। इसलिए ये जो वो इंतजार कर रहे थे कि केंद्र में उनकी सरकार आए तो पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म कानून बना देंगे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं। आप अपने राज्य में जैसे यूसीसी बनाया है, उत्तराखंड ने बना दिया, मध्य प्रदेश तैयारी कर रहा है, ठीक इसी प्रकार से जो एमएसपी का कानून है आप अपने 3 राज्यों में बनाएंगे ना, आपको किसने रोका? मध्य प्रदेश तैयारी नहीं करे शर्मा जी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वल्लभन गया था मैं पता करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पहले है। भी 2 बार इस तरह की और इसमें अमित शाह जी का बयान है, तो मीडिया की खबर है, किसी ने बनानी थी पत्रकार को तो बना दी। अमित शाह जी का बयान था चुनाव के दौरान की जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है उसकी समीक्षा होगी, वो सब चीजें होंगी, उसके बाद उसका। प्रभु जी, ये अलग बात है कि आजकल पत्रकार ऐसी ही खबरें बना रहे हैं, ये तो बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है देश भर में, न सर न पैर। आप बताइए, नीट को लेकर के जितना उठाया जा रहा है, सारे के सारे वो जो है कोचिंग वाले हैं, कोचिंग वाले आंदोलन कर रहे हैं, वही लोग जो है गले में आला डाल करके नारे लगा रहे हैं। एक नीट की पर्चा आउट हुआ है नहीं हुआ है, हुआ होगा तो ईमान के चलते हैं। उसके बाद आप सीधे मैं चाहता हूं कि अमरवाड़ा पे आ जाए कि जिस तरह की रणनीति कांग्रेस भी अपना रही है, आपने भी माना है कि गठबंधन के सहारे वो जीतती रही है,
तो यहाँ भी फिर एक तरह से आप एक तरफा मुकाबला नहीं मान सकते हैं। जीत सकती है कांग्रेस अमरवाड़ा में, उसका नेचर रहा है सीट का, गठबंधन करने को भी तैयार है, पहल कर रही है वो। सीट का नेचर रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट बीजेपी के समर्थन के साथ, जिसका अपना जनाधार है और उसके साथ बीजेपी का जनाधार प्लस हो रहा है, इसलिए उधर कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन प्लस हो रहा है, इन दोनों के बीच में हमको तुलना करना पड़ेगी। केवल तो इस बार प्रभु जी छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि साख तो दोनों की दाव पर है। इधर नई सरकार बनी है, सीएम की साख दाव पर है, दूसरी तरफ जीतू पटवारी और कमलनाथ की है, इधर बीडी शर्मा उनकी। क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव तो मोदी जी के नाम पर जीत लिया, लेकिन ये अग्नि परीक्षा असल है आपकी। ब्रजेश जी, थोड़ा संशोधन है, लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश का मोदी जी के नाम पे नहीं जीता गया है, इसको आप रिकॉर्ड पे ले लें। क्योंकि यदि मोदी जी के नाम पे जीता गया होता तो राजस्थान की पूरी सीटें आती और उत्तर प्रदेश की पूरी सीटें आती जहाँ पे मोदी जी का ज़्यादा प्रभाव था। यहाँ निश्चित तौर पर इसका श्रेय जो है मोहन यादव जी को ही जाएगा और बीडी शर्मा को जाएगा, जिनकी संगठन की ताकत थी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जिताने की। जहाँ तक अमरवाड़ा की बात है, यदि ये वाकई में जीतू पटवारी की परीक्षा है। यदि जीतू पटवारी आंचल कुंड के उन गणेश महाराज को टिकट दे देते हैं तो पूरी बीजेपी आ जाए तो भी वहां पर उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। वही आंचल कुंड जहां पर कि अमित शाह जी जा रहे थे चुनाव के पहले, तो रणनीति के दबाव इनके पास भी है। जैसा मैंने कहा, गोंडवाना यदि चुनाव मैदान से हट जाती है या कमजोर कैंडिडेट उतार देती है, दबे छिपे कांग्रेस के पाले में बैठ जाती है, तो मुकाबला दमोह जैसा परिणाम भी दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शर्मा जी कुछ कह रहे थे आप? लाइन कहना चाह रहा हूँ, प्रभु जी ने 3 बातें कही हैं। वो एक बात जो लास्ट में बोली ना कि संगठन का प्रभाव है, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा, ये 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले गए थे। 4 राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ केवल और केवल इसलिए जीता गया कि यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे, नारायण प्रसाद गुप्ता और प्यारेलाल खंडेलवाल का, और मैं गोविंद सारंग जी का भी नाम इसमें जोड़ूंगा, उनके द्वारा बनाया गया संगठन था। उसकी जगह कहीं संगठन नहीं है। नाम वाम की बातें तो केवल ये ढकोसला रहती हैं, काम करने वाले नीचे के कार्यकर्ता रहते हैं। मोदी के नाम पर यदि पूरा देश जीतते तो मोदी की सीट कमजोर क्यों पड़ गई? तो ये सब बातें कहने की हैं और कहा जाता है और सब ऐसे ही कहेंगे, मैं भी ऐसे ही कहूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि भाजपा का संगठन यदि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं होता तो यहाँ इतनी सीटें नहीं मिलती। कमोबेश वैसी की वैसी स्थिति बनती जो मुख्यमंत्री बदलने पर राजस्थान में हुई है, मुख्यमंत्री बदलने तो पर कह सकते हैं एक बार फिर संगठन की और सरकार की भी परीक्षा है यदि जीतू पटवारी कमलनाथ की। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो छोटा चुनाव है लेकिन बड़े बड़ों की साख दाव पर है। ये बताएगा चुनाव कि आपने अपनी रणनीति किस तरह से बनाई है। यदि जीतू पटवारी सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनको दूसरा मौका मिला है और उनका कद बढ़ेगा, और यदि बीजेपी क्लीन स्वीप करती है तो निश्चित तौर पर सरकार और संगठन की जो साख है, जो दाव पर लगी है, उसमें और जश्न मनाने का मौका मिलेगा और उनकी बाबबाई होगी। लेकिन इसके लिए थोड़े परिणाम का इंतजार करना होगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।